अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है बेनिफिट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं जो ऑफिशियल हैंडआउट है वीडियो के वो आपको दिखा देता हूं। देखें, ये ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं जो कि आपके LMS पे मौजूद हैं। इसमें जो देख लें कि 1 2 3 और तकरीबन 3 पेजेस का जो है ये हैंडआउट के अंदर बना हुआ है। अगर आपको मेरे लेक्चर को लेने से पहले आप इसको रीड कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर आपने रीड नहीं किया तो मैंने क्या किया है, आपके लिए बिल्कुल समराइज फॉर्म बना दिए, बिल्कुल ईजी नोट्स लिख दिए हैं कि आप सिर्फ इनको पढ़ें और आपको ईजिली समझ में आ जाए, और यही मैं वीडियो के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले हमने जो है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बिल्कुल इसने ईजी अल्फाज में आपको लिखा है और समराइज़ करके लिखा है कि ईजिली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने आपके लिए क्या किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना दिए हैं कि इस लेक्चर से इंपॉर्टेंट जितने भी MCQs हैं विद आंसर्स वो आपको यहाँ पे बना दिए हैं। और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया है कि हमारा जो मिड टर्म और फाइनल टर्म का एग्जाम आता है उसमें MCQs आते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल गए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, वो भी आपको यहाँ पे मिल गए। और 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल गए। तो तीनों आंसर्स के साथ हैं और मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये नोट्स आप किस तरीके से मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर जो बात हुई है बेनिफिट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट, कि चेंज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि एक्सटर्नल फैक्टर से किस तरीके से निपटना है या उनको किस तरीके से मैनेज करना है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, और सोसाइटी में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरा, ये आपको हेल्प करती है कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना सकें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू आप अपने कंपटीटर पे कंपटीटिव एडवांटेज हासिल कर सकें और आप एक अच्छे डिसीजन कर सकें। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके ट्रेंड हों, स्किल्ड हों, और उसके साथ साथ वो हाई परफॉर्मिंग भी हों। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते रहें और रेलेवेंट रहें इंडस्ट्री के अंदर। एड्रेसेस करता है ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या हो रहा है और उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, और ग्लोबली आप अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करते हैं उस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट जो है इफेक्ट कर रही होती है ट्रेडिशनल बिजनेस को, जैसे कि मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, फाइनेंस को और HR को। और चेंज मैनेजमेंट जो है इम्पैक्ट करती है डिसीजन मेकिंग को, लीडरशिप स्टाइल को, मोटिवेशन को एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट डोमेन एंड चेंज, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट डोमेन एंड चेंज क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सबसे पहले प्लानिंग होती है कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से लेते हैं। ये प्लानिंग आपकी हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप और हायरार्की वगैरह के बारे में बताता है। ठीक है, डायरेक्टिंग की बात कर लें, लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं, मोटिवेशन टेक्निक कौन सी होती है, इसके बारे में बात करता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कंट्रोल मेजर्स कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड चेंज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चेंज के अंदर इन्वॉल्व होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि आपका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर और कल्चर, पॉलिटिक्स वगैरह आपकी क्या होती हैं। एम्स एंड, ये एम करता है सस्टेनिंग कंपिटिटिव एडवांटेज वेरियर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क क्या है, मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क के 7 पार्ट्स हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, शेयर्ड वैल्यूज एंड स्किल्स। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर इस तरीके से बनाए गए हैं कि पहले क्या होता है कि वो आपको टर्मिनोलॉजीज और वोकेबलरी सिखा रहे होते हैं। जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि चेंज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके बारे में बता दिया। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। अब इसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। इसमें सिर्फ आपको पहले क्या हो रहा था है कि आपको डाइजेस्ट करवा रही होती हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जाके ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटेशन क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होती है, हिरार्की क्या होती है। तो अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आपका दिमाग इन चीज़ों को डाइजेस्ट करे कि हाँ स्ट्रेटेजी कुछ होती है, स्ट्रेटेजी की वजह से कंपिटिटिव एडवांटेज आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हिरार्की और रिपोर्टिंग होती है। सिस्टम क्या होता है, उसमें कोऑपरेशन और प्रोसेसेस होती हैं। तो ये जो MGMT 625 नॉलेज मैनेजमेंट का कोर्स है, ये 8वें सेमेस्टर के अंदर है, मैनेजमेंट के बिल्कुल लास्ट। तो इससे पहले आपने 7 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं और आपने मैनेजमेंट के, अगर आप BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे कोर्सेज पढ़ लिए हैं, आपको ये चीज़ें पता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम्स क्या होता है। तो इस कोर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी। अगर आपके पिछले कोर्सेज पे ग्रिप अच्छी है तो आप इस कोर्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे ये टॉपिक्स आएंगे और जहाँ ज़रूरत होगी डिटेल में इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उस पर भी आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। अभी सिर्फ आप इस चीज़ को डाइजेस्ट करें कि क्या चीज़ें हैं। हाँ, मेरा मशवरा ये है कि आप लेक्चर को स्किप मत करें। मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो
लेक्चर नंबर बिल्कुल मिड टर्म से 2 दिन पहले आते हैं और वो बोलते हैं लेक्चर नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट 7th पे चले जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। आपने लेक्चर को सीरीज वाइज लेना है। आप प्रिपेयर करें लेक्चर नंबर 3, 4, 5 उसको प्रिपेयर करें, लेकिन आप लेक्चर सारे लें। उसके बाद हम बात कर देते हैं की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के की एस्पेक्ट क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक रिन्यूअल। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीडिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को ताकि वो रेलेवेंट रहें। प्रोसेस चेंज क्या होता है? प्रोसेस चेंज इन्वॉल्व ग्रेजुअल टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये पूरा एक कोर्स है, और ड्रास्टिक बीपीआर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर लेते हैं। आप फोकस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के ऊपर, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। कल्चरल चेंज की बात कर लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, माइंडसेट शिफ्ट क्या है, एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि पावर शिफ्ट हो रही है, रेजिस्टेंस टू चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चेंज मैनेजमेंट? चेंज मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका आंसर है अडेप्टिंग टू न्यू चैलेंजेस, की न्यू चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ चेंज मैनेजमेंट? इसमें से की बेनिफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फैक्टर के चेंज मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है एक्सटर्नल फैक्टर को आप समझ सकें। टीक्यूएम स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। विच फ्रेमवर्क इंक्लूड स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम? मैकिंजी 7S, ये आगे जाके डिटेल में आएगा, इसको हम पढ़ेंगे। व्हाट इज अ मेजर चैलेंज टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मेजर चेंज क्या होता है जब आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? अवॉइडिंग ऑब्सिलेंस। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन्वॉल्व ड्रास्टिक रिस्ट्रक्चरिंग, इसको बोलते हैं बीपीआर, जिसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग। आप अपने पूरे प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैकेंजी 7S? इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो मैकेंजी 7S का कंपोनेंट नहीं है? स्टाफ, स्टाइल, सेल्स या स्किल? तो सेल्स हमने मैकेंजी के 7 कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर नहीं देखा था, देखें इसमें सेल्स मौजूद नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द मॉडल? ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस को ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ शेयर्ड वैल्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर्ड वैल्यू क्या होती है? बिल्डिंग कंपनी कल्चर एंड बिलीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज? इसमें से कौन सा जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है चेंज के तनाजुर में? तो ये है डेकोरेटिंग। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर को देख लेते हैं। व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट? चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर अप्रोच होती है कि आप इंडिविजुअल को किस तरीके से चेंज करते हैं, टीम्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को करंट स्टेट से और आप जो डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है कि वो बिजनेस गोल अचीव करे वहाँ तक कैसे लेके जाते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज प्रोसेस? वो दो कौन सी टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज प्रोसेस में? पहला क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, यानी कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आप कंटिन्यूअसली करते जाते हैं। बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं आप। मेजर स्ट्रक्चर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर स्ट्रक्चरल चेंज कर लेते हैं, यानी कि ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो रहा होता है, डिपार्टमेंट्स का ट्रांसफर हो रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी ऐड हो रही होती है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखें, अगर आप इन 3 वर्ड्स के अंदर जाएंगे ना, तो आप अपनी अल्फाज में बहुत सारी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। कंटिन्यूस यानी कि आप कंटिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते रहते हैं, आप कंटिन्यूसली जो है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, आप जो है लोगों को ट्रांसफर्स करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके कॉन्सेप्ट लेना होता है, ठीक है। हाउ डज और टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन चेंज? टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इन्फॉर्मेशन इंप्रूव एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब आप एक टेक्नोलॉजिकल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप करते हैं, नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और आपके बिजनेस को हेल्प मिलती है कि आप कॉम्पिटेटिव रहें। अब एक मिसाल ले लें कि कार्स बनाने वाली जो कंपनी है, आप कार्स मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं और आपकी कंपनी जो है वो फ्यूल एफिशिएंट कार बनाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू योर कम्पिटेटिव। तो आपको अपने कंपटीटर के ऊपर एक कम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गया, आपका बिजनेस इंप्रूव करेगा। तो आपने क्या किया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? चेंज मैनेजमेंट हेल्प बिजनेसेस अडॉप्ट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। चेंज मैनेजमेंट हेल्प करती है कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस से किस तरीके से निपटते हैं। इंश्योर करती है कि आप कंपटेटिव रहें, आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहें, नए टेक्नोलॉजीज़ को लेते रहें और रिस्पॉन्ड करते रहें इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली, और रेगुलेटरी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करते रहें। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। तो 7S फ्रेमवर्क के कौन से 7S फ्रेमवर्क के मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क के कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रेटेजी, जो कि कम्पिटेटिव एज आपको देती है। स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में बारे में बात करती है। सिस्टम है कि कोर ऑपरेशनल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। स्टाइल्स हैं कि लीडरशिप अप्रोच क्या है। स्टाफ है कि वर्कफोर्स मैनेज को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है कि कंपनी का कल्चर क्या है, बिलीव्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, और स्किल्स जो हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं वो कितने स्किलफुल्ड हैं।
हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज? ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट किस तरीके से करता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को? ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट कंपनीज बाय इन्फ्लुएंसिंग मार्केट, स्ट्रेटजी, रेगुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है उनके बारे में बात होती है, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बात होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज वगैरह जो चेंज हो रही है उनके बारे में बात करते हैं, और कंपटीशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को लाजमी एडजस्ट करना चाहिए ग्लोबल ट्रेंड से, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से, और लीगल फ्रेम से, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, यानी कि आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह लेते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल वगैरह लिखते हैं, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही होती है, तो उनको इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो सस्टेन ग्रोथ देंगे। सस्टेन ग्रोथ का मतलब है कि कंसिस्टेंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिन बाय दिन इंप्रूव करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। अब देखें इससे फ़ायदा आपको क्या हो रहा है। पहले आपको एक ब्रीफ मिल गया कि लेक्चर 2 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होने, और यहाँ पे सब्जेक्टिव और क्वेश्चन से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के आपको मज़ीद डिटेल में मिल गया कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को समझना है। तो गाइज हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है एंड के अंदर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमेशा हमें आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है इस चीज़ के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी और आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कि हमने जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और सारी चीज़ें रिसर्च करके आपके लिए पेपर वगैरह जो बनाए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो तरीका भी आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा इंशाल्लाह ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।